इतिहास की दृष्टि में भारत की इस कड़ी में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल जो सिर्फ 11 महीने रहा, उस समय की सारी परिस्थितियों पर हम देखें तो 2 साल के अंदर ये तीसरा प्रधानमंत्री था। भारत की राजनीति बिखर चुकी थी। 3 मुख्य खेमे थे, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस, एक संयुक्त मोर्चा, जिसमें वामपंथी जनता दल लोग थे। और उनके इतने टुकड़े हो गए कि फिल्म का एक गीत है ना, दिल के 1000 टुकड़े हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, और ये टुकड़े वापस जुड़ने की स्थिति में नहीं आए। संयुक्त मोर्चे की टीम में देवगौड़ा को कांग्रेस अध्यक्ष केसरी ने हटा दिया। कांग्रेस हमेशा विभाजित रही दृष्टिकोणों में। ज्योति बसु को कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और संयुक्त मोर्चे के पास प्रधानमंत्रियों की एक बड़ी फहरिस्त थी। मुलायम सिंह भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लालू भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था, चंद्रबाबू नायडू भी उसमें था। ऐसी सूरत में ज्योति बसु की सूझबूझ से इंद्र कुमार गुजराल का नाम आया। इंद्र कुमार गुजराल भारत का पहला एक भला प्रधानमंत्री था कि इससे बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं था। अच्छा पत्रकार भी था, अच्छा विचारक भी था, और ये कांग्रेस में इंदिरा गांधी के खेमे के साथ था। ये 11 महीने इसके शासनकाल में इसने कोशिश की, क्योंकि इंद्र कुमार गुजराल का जन्म भी झेलम ज़िले में, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में हुआ था। ये पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध के लिए इसने कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी के परिवार के अंदर जो घटनाएं हुई, उनमें इसकी स्पष्टवादिता की वजह से नेहरू खानदान इसको एक दुश्मन के रूप में देखने लग गया। इसकी भलमानिश को नहीं देखा। 2 विशेष घटना हुई जो इसने इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी बायोग्राफी में लिखी है। एक तो जब इंदिरा गांधी को इलाहाबाद के चुनाव में जो गलत तरीके अख्तियार किए, उस समय सारी बागडोर इंदिरा के बेटे संजय के हाथ में थी। दिल्ली से आदमी को इकट्ठा करके किराए पे लेके इलाहाबाद के अंदर वहाँ प्रदर्शनों में ले गए। इंद्र कुमार गुजराल उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री था। संजय गांधी ने इससे कहा कि आप इसको अच्छा कवरेज दीजिए, ये जनता बताइए आपकी यहाँ के चुनाव की जनता है। इसने मना कर दिया कि मेरा मानस नहीं मानता। दूसरी घटना, जिस दिन आपातकाल लगाई उस दिन सारी प्रेस को जो बंद करने की बात आई, 26 जून 1975 को, कि इमरजेंसी जो लगाई है वो गलत है। इसने उनके पक्ष में संजय गांधी और इनके पूरा विवाद जो है NBT टीवी ने अपनी सीरीज में सारा विस्तार के साथ दिखाया है, और इसको सूचना प्रसारण मंत्री से हटा करके आयोग के अंदर भेज दिया। लेकिन ये एक अच्छा समझदार व्यक्ति था। आखिर में इसको मॉस्को में भारत का राजदूत बनाकर भेजा। मैं भी मॉस्को में राजदूत कार्यालय में 1978 में भारत के डेलीगेशन में था। दावत में हम अम्बेसी गए, वहाँ हम व्यक्तिगत तौर पे भी मिले। लेकिन इसकी भनमानसता का सबसे ज़्यादा किसी ने विरोध किया तो वो अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, जितेंद्र, जिन्होंने सोनिया गांधी को कहा कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद कांग्रेस क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकती, आप प्रधानमंत्री बनिए। और इसी आपसी की खींचातान के अंदर 11 महीने के अंदर न इसको कोई बजट पास करने दिया, न कोई नई नीति लागू करने दी।
जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और उसके बाद अगला जो चुनाव हुआ 1998 का, कि भारत की राजनीति इतनी बिखर गई थी कि उसके अंदर 40 दलों का प्रतिनिधित्व था, छोटा मोटा। और इस अस्थिरता का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा सांप्रदायिक ताकतों ने उठाया, बीजेपी की संख्या 98 में 182 हो गई और कांग्रेस 141 पर सिमट गई। कम्युनिस्ट भी अपनी ऊंचाइयों तक जितने पहुंचने थे 32 तक पहुंच गए। सीपीएम 32 थी और सीपीआई 9 थी। तो वहाँ जाकर के ये एक दौर समाप्त होने के बाद फिर जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में पुनः भारत के अंदर सांप्रदायिक सरकार 13 महीने की बनी और आगे चल के धीरे धीरे किस ढंग से सांप्रदायिक ताकतों ने देश के ऊपर कब्जा किया वो आगे हम बताएंगे। लेकिन इस कड़ी के बाद बीच में अभी एक ताज़ा घटना जो घटी है अफ़गानिस्तान में तालिबानों के कब्ज़ा होने का, तो हम इतिहास की दृष्टि से उसको भी परखेंगे कि तालिबान का अफ़गानिस्तान के कब्ज़े पर भारत का क्या असर पड़ेगा। तो ये हम अगली कड़ी में लेंगे। इस कड़ी को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।